नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को होने जा रही है। कितने प्रस्तावों को इस बैठक में लाया जाएगा? देखिए, मिली जानकारी के अनुसार आगामी कैबिनेट की बैठक 4 दिसंबर को करीब 12:30 बजे होगी और ये बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में होने जा रही है। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे और साथ ही जो मंत्री परिषद के सचिव शैलेश गोगोली ने सभी मंत्रियों को इस बैठक के संबंध में सूचना भेज भी दी है। और वहीं सूत्रों के हिसाब से अगर बताया तो बैठक में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्ट समिट को लेकर निर्णय हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई मामले, उद्योगों को राहत देने को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। और साथ ही बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी विधानसभा के विशेष सत्र को आहूत करने के निर्णय पर फैसला लिया जा सकता है। और साथ ही नजुल नीति को बढ़ाने के लेकर वर्ष 2004 से 2005 के बीच जारी विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर नियुक्ति होने जा रही है। पुराने कर्मचारियों को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी यहाँ पर निर्णय लिया सकता है। और साथ ही प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति समेत कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ फैसला लिया जा सकता है। पूरी तरीके से इस बैठक में वो सभी निर्णय यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्णय है उन सभी पर चर्चा होगी। और जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर फिलहाल उनको यहाँ पर प्रस्ताव आने की बात की जा रही है। और इस बैठक के अंतर्गत यहाँ पर जो अहम फैसले हैं इन्वेस्टर समिट के साथ साथ जो यहाँ पर तमाम और मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी यहाँ संभव है। जी अमित जी, किन किन विभागों के प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं जिन्हें अहम माना जा रहा है?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में नजूल नियुक्ति को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी और नियुक्ति होने वाले कर्मियों की पुरानी पेंशनों का लाभ की बात की जाए, प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति समेत कई ऐसे अहम बड़े फैसले हो सकते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में 4 पद अभी खाली चल रहे हैं। उन 4 मंत्री पदों को भरे जाने को लेकर के भी यहाँ पर लगातार चर्चाएं जो है जोरों पर है। उसको लेकर भी इन तमाम यहाँ पर निर्णय किए जा सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो भाजपा नेताओं को इसकी मैंने दायित्व दिए जाने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो इस कैबिनेट बैठक में सभी विभागों में जो पद यहाँ पर रिक्त हैं उनको भरने की यहाँ पर बात की जाएगी। और साथ ही इंटरनेशनल समिट से लेकर के तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, पेंशनधारियों के मुद्दे हैं जो इस बैठक में यहाँ पर चर्चा हो सकती है और उस पर कई अहम प्रस्ताव यहाँ पर बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की तरफ से। अमित जी, ये बैठक 12:30 बजे शुरू होकर कितने घंटे तक चलेगी? देखिए बैठक की बात की जाए तो किसी अहम बैठक है और इसकी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। 4 दिसंबर को ये बैठक होगी, 12:30 बजे ये बैठक शुरू की जाएगी। और उसके बाद तमाम यहाँ पर ऐसे अहम मुद्दे हैं उस पर लगातार चर्चा करनी है। सभी मंत्री विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, विभाग के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और अगर प्रस्ताव बनते हैं इस बैठक में तो उसको लेकर के चर्चा देर तक हो सकती है और करीब अगर कहा जाए तो शाम तक ये बैठक रह सकती है सचिवालय के अंतर्गत। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो यहाँ पर शैलेश बघेल हैं उनकी तरफ से भी नोटिस यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और तमाम तरीके से यहाँ विभाग के अधिकारी को तैयार रहने के लिए निर्देश दिया गया। क्योंकि अहम अगर प्रस्ताव यहाँ पर आते हैं तो उस पर किस प्रकार का काम किया जाएगा उन सभी को लेकर के ये बैठक की जो समाप्ति बताई जा रही है 12:30 से शुरू होकर के यहाँ पर शाम तक ये बैठक यहाँ पर चलनी जो है यहाँ पर सुनिश्चित बताई जा रही है। अमित जी, कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए कैबिनेट की बैठक है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कई विभाग के जो यहाँ पर जो पद भी बांटे गए थे वो चेहरे भी यहाँ पर रह सकते हैं। और साथ ही कैबिनेट में जो यहाँ पर अभी मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे और साथ ही विभाग के जो बड़े अधिकारी वो मौजूद रहने वाले हैं। और कैबिनेट स्तर के जो यहाँ पर मंत्री हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो कैबिनेट बैठक है तो उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विभाग के अंतर्गत होने जा रहे हैं तो उन्हीं को चर्चा होगी। और जो यहाँ पर बड़े चेहरे हैं कैबिनेट के वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिसंबर माह में राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर भर में रंग रोगन समेत साज सजावट का कार्य जोरों से चल रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर को सजाया जाए। इसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन समेत साज सजावट के अनेकों कार्य चल रहे। वहीं इन्वेस्टर समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसरा नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसके तहत दुकानों के आगे लगे साइन बोर्ड को फसाड़ा नीति के अंतर्गत हटाया गया। आयोजित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा रहा। आप लोग भी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तैयारी लगभग कितनी हो चुकी है, कहाँ पहुँच चुके हैं? नहीं देखिए, अभी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक थी और जो हमारा इन्वेस्टर समिट होना है उसमें मेन इवेंट जो तैयारियां करनी है उसके लिए जो अलग अलग कमेटीज बनी हैं, वो चाहे इन्विटेशन की है, चाहे इवेंट की है, चाहे सौंदर्यीकरण की है, सारी समितियों की बैठक हुई थी। उसमें निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम करने हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाए। सौंदर्यीकरण का काम हम लोग प्राधिकरण से कर रहे हैं, उसमें भी हम और तेजी ले आएंगे ताकि अगले 5-6 दिनों में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। सर कौन कौन से ऐसे एरिया हैं सर जहाँ पे जो है सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है खासकर राजधानी में? ऐसे देखिए, मुख्य जो देहरादून के मार्ग हैं, 13 सड़कें वो लगभग सभी हमने ले ली हैं। जौलीग्रांट से आते समय या रायपुर की है या जो हमारा प्रिंस चौक का है, राजपुर रोड है, सारी रोड से जितनी मुख्य सड़कें 13 सड़कें हमने चिन्हित कर रखी हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कार्य चल रहा है सर, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं सर? क्योंकि विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है सर, कई जगह जो व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये बेसिकली एक देखें तो शहर के हित में लिया गया निर्णय है और देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ पर
पर्यटन आप देख ही रहे हैं कितने पर्यटक आते हैं, वो चाहे चार धाम का हो, चाहे वैसे टूरिस्ट का हो, तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों आते हैं। तो निश्चित रूप से शहर ऐसा दिखना चाहिए कि जो अच्छा लगे। तो अगर कोई विरोध है तो उनसे हम लोगों ने बात किया भी था। बेसिकली पुराने साइन बोर्ड को हटाने का था, वो हमने बात कर लिया था। चूँकि हमने एक सिमिट्री रखी, एक रूपता रखी कि एक ही तरह के सबके साइन बोर्ड हैं, वो हम लगा रहे हैं। तो पुराने हटने शुरू भी हो गए और काफ़ी हम लोगों ने हटा भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले निकायों के चुनाव न कराए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। रावत ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसी वजह से चुनाव समय पर नहीं कराए गए। वहीं हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्य करने का काफी लंबा अनुभव भी है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और निर्वाचन आयोग ओबीसी सर्वे करवा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा है कि ओबीसी सर्वे का कार्य फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। लग रहा है आपको कि डर था भाजपा को कि हाँ, ये हार रहे थे। नगर निकाय चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न आदि कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति इनके लिए गले की हड्डी बन गई थी। उसे बचने के लिए इन्होंने जो है ये ओबीसी वाला बहाना बनाया। हाँ, ये बताइए, जो चीज़ एक सरकारी नोटिफिकेशन से हो सकती थी, उसके लिए इतना बड़ा झूठ और इतना परफेक्ट रचने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं तो हरीश रावत जी से ये पूछता हूँ कि वो बहुत पुराने नेता हैं पार्टी के और उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक की उन्होंने राजनीति की है। क्या प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? भाई, जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव सरकार नहीं कराती है, चुनाव तो हमेशा निर्वाचन आयोग कराता है। तो उत्तराखंड के अंदर भी जो निर्वाचन आयोग है उसने कहा है कि हम 2 फरवरी तक हम पूरी जो है कि इसकी नियमावली तैयार कर लेंगे, मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी और उसके बाद जब 2 फरवरी तक उसका होना है तो उसके बाद ही चुनाव होंगे। तो इसमें सरकार कहां से आ गई? तो इस तरह से हरीश रावत जी जैसे एक सीजेंट लीडर को इस तरह का बचकाना बयान देना, और जहां तक वो कांग्रेस की बात कर रहे, अभी हो रहा है ना लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा कांग्रेस कितनी मजबूत है और कांग्रेस के पास जो है कि कितना बहुमत है, कितना कांग्रेस के साथ लोग खड़े हैं, हरीश रावत जी को दिख जाएगा। अभी भी हरीश रावत जी की समझ में ये नहीं आ रहा गया कि 2 बार चुनाव हार चुके हो विधानसभा का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में अनुसूचित जाति जननिधि सम्मेलन आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि केंद्र की ओर से बनाई गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने SC, ST, OBC, किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत कराना और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुंचाना, जाकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजनीतिक दल होने के कारण हम हर समय तैयार रहते हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मूल मंत्र समर्पण, सेवा भाव है और सेवा का पर्यांत लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा अनेकों अनेक समय पर एक साल बेमिसाल कर हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। इसलिए हमें विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता के दिल में हम वास करते हैं। समय समय पे जो चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों का निराकरण करते हैं। जैसे कोरोना जैसा महामारी आई, उसके अंदर पार्टी का दल और सरकार पूरी लगातार लगी रही।
हमने आतंकवाद मुक्त शासन की बात की थी, हम आज आतंकवाद मुक्त शासन देने में सक्षम हुए। उसका उदाहरण आपके सामने है। पहले 2014 से पहले मार्केट हो, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, बस हो, चारों तरफ लिखा होता था कृपया करके देख लें आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता। हमने तुष्टीकरण से अलग हटकर, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, लेकिन हमने उसको सबके साथ सबका विकास, आज सारी योजनाएं हमने सब जन जन तक पहुंचाने का काम की है। हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना भाषा देखते। देश का नागरिक होना चाहिए, उसका जीवन स्तर बढ़ाना हमारा काम है। उस एक मूल मंत्र के साथ हम काम करते हैं। लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीटीसी से लेकर के मान्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे नैनीताल जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जिले के विभाग के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डॉक्टर सुरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारी जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें, समस्याओं के निस्तारण में देरी ना हो। जो मूल मंत्र है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, उसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों में और विभिन्न जनपदों में शासन स्तर के अधिकारी जो है भ्रमण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, रात्रि विश्राम और ग्रामीण भ्रमण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हमने नैनीताल जनपद का जो रिव्यू किया है सुबह, उसमें विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर किस प्रकार से लाभ जनता को मिल रहा है और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए, प्रक्रियाओं को किस प्रकार से सरल किया जाए और जन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए और विभागों के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए बताया गया है और उनको टीम स्पिरिट के रूप में कार्य करने के लिए बताया गया है और जो मानक हैं जिसके अनुसार कि हमारा वित्तीय और भौतिक प्रगति होना चाहिए, उस पर कई विभागों के अच्छे कार्य थे, कुछ विभागों की प्रगति स्लो थी, उसके लिए भी उनको गति देने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश के लिए ये सभी विभागों के लिए निर्देश है कि ट्रैफिक, सड़क, पेयजल और विद्युत, इनकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, जनता को कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए और हल्द्वानी के लिए खास करके ट्रैफिक प्लान और यहाँ के लिए विभिन्न समस्याएं जो है जिससे कि यातायात और आवागमन को सुगम बनाया जा सके, उसके लिए एडीबीजी के जो प्रोजेक्ट हैं या अन्य जो राज्य सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं या जो इतने प्रकार के भारत सरकार के एनएचआई के प्रोजेक्ट हैं वो सब इसीलिए किए जा रहे हैं कि जिससे कि बाद में और समय के साथ साथ आगामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को बताया कि इस तरह अब दवाइयों पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। इसी के तहत शुक्रवार को द्वारा हाट में एक कार्यक्रम में भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में जन सहयोग करने की अपील की है। इस कार्यक्रम में आम जनमानस को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, टीबी मुक्त पंचायत, निष्क्रिय पोषण योजना, ईजाबो योजना, टीकाकरण योजना समेत कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें टीबी मुक्त पंचायत की शपथ भी दिलाई गई। मैं शपथ लेती हूँ जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगी सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगी। पूर्ण
समर्पण की भावना से भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो गया। देहरादून नगर निगम समेत सभी निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों में 2 दिसंबर से प्रशासक तैनात हो गए। प्रशासक के तौर पर सभी जिलों के जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी स्तर के अधिकारियों के कंधों पर चुनाव होने तक निकायों की सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा रहेगा। दरअसल बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान सूची तैयार करने के साथ ही एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की ओर से ओबीसी का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके बाद ही निकाय चुनाव संभव हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को निकायों के कार्यकाल के अंतिम दिन पचवादुन की हरबटपुर नगर पालिका और विकासनगर नगर पालिका में भी निर्वाचन बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नगर पालिका विकासनगर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर पालिका अध्यक्ष को उनके अच्छे कार्यकाल के लिए सम्मानित करते हुए पालिका में हुए कामों की तारीफ की। उत्साह भी है कि बहुत ही सफल कार्यकाल नगर पालिका परिषद बोर्ड का रहा आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती शांति मौर्य जी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा काम इस बोर्ड ने किया। कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हुई जिसकी कि थोड़ी बहुत संभावनाएं रहती है, और इस नगर पालिका क्षेत्र को, इस शहर को बहुत साफ सुथरा बनाने में, नागरिक सुविधाओं को जुटाने में बहुत अच्छी उपलब्धि रही। कूड़ा निस्तारण से लेकर के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने से लेकर के, पथ प्रकाश से लेकर के, सड़कों और नालियों के निर्माण से लेकर के, और पूरे बोर्ड ने बड़े एक पारस्परिक सहयोग से इसमें काम किया। तो मैं अध्यक्ष जी को और उनके पूरे बोर्ड को और अधिशासी अधिकारी और उनके सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने नगर वासियों से बहुत प्यार मिला, सभासद से, और 2 बार अध्यक्ष पद पे मुझे बैठा। 15 साल मैंने अपने नगर वासियों की सेवा की। मेरे नगर वासियों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं इस विकास नगर के घर घर तक, परिवार परिवार तक हमेशा इनकी आभारी रहूंगी, और जिंदगी भर जब तक ये जिंदगी रहेगी, जब तक शांति जो आँखा के जीवन में जब तक सांस है, तब तक इस नगर की सेवा करूँगी, निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगी। ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिससे आप जो है नगर पालिका आपको याद करेगी? आपके 2000 मैं पहले 88 में सभासद हुई, तो उस समय भी मैंने, जबकि जनरल सीट से रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, महिला सीट से भी नहीं रही, मुझे जनरल सीट से मेरे नगर उस समय जितना मेरे से हुआ, मेरा क्या होता, मैं घर घर से जुड़ती हूँ, प्रत्येक महिला से जुड़ती हूँ, प्रत्येक युवा से जुड़ती हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है उनका समाधान करने के लिए मैं उस समय एकदम बहन थी, तहसील में, थाने में, हर जगह जाया करती थी और उस समस्याओं का समाधान करती थी, रात दिन नहीं देखती थी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसके बाद मैं 2008 में अध्यक्ष बनी, फिर भी मैंने जन सेवा करती थी, और उस समय बड़े सम्मान जन से, जैसा समारोह आज हुआ, उस समय भी इसी ढंग से सम्मान मेरा किया गया। और नगरवासी फिलहाल अपने उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्ते।